Point number 7. How to measure employee cost as per CA7। अब बात ये आती है कि एज पर CAS7 एम्प्लॉइज कॉस्ट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, while calculating employee cost, we must include while calculating employee cost, we must include gross pay, including all allowances, all allowances and benefits. While calculating employees' cost, we must include gross pay, including all allowances and benefit. Which are given by employer. ठीक है, note employees employees contribution to provident fund or other funds. Employees contribution to provident fund or other funds should be deducted from gross pay. And since we consider
gross pay. So these contribution should not be considered एज एम्प्लॉय कॉस्ट। भैया देखो सीधी सी बात है, अगर किसी एम्प्लॉय का पीएफ कटना है, अब अगर एम्प्लॉय का पीएफ कटेगा तो वो उसकी ग्रॉस सैलरी में से कटेगा। तो बेसिकली जब हमने ग्रॉस सैलरी को इंक्लूड कर लिया, तो अब हम दोबारा से उसके अमाउंट को एम्प्लॉय की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। नोट, employer's contribution to PF or other funds, employer's contribution to PF or other funds should form part of एम्प्लॉयज कॉस्ट। ठीक है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पीएफ के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है तो वो अपना उसका आउट ऑफ ओन पॉकेट होता है, तो उसका बेनिफिट भी अल्टीमेटली किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है। नोट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स which are given to employees or their family members should be included employee cost। फ्री और कंसेशनल फूड free education to
चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई, मेडिकल एक्सपेंसेस रियम्बर्समेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि हाउ टू मेजर एम्प्लॉय कॉस्ट, की एम्प्लॉय कॉस्ट को मेजर कैसे किया जाता है। तो सीधी सी बात है, एम्प्लॉय कॉस्ट में उसकी ग्रॉस पे आएगी, जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो आएंगे, और कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर उसे पे कर रहा है वो आएगा। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है वो उसकी ग्रॉस पे में से ही कटता है, और ग्रॉस पे आप ऑलरेडी ले चुके हो तो उसको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग से एम्प्लॉय की कॉस्ट बनेगा, क्योंकि वो उसका ऑन पॉकेट होता है। तीसरा, और जितने भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी आपके क्या होंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयज कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा, सेकंड पॉइंट देखेंगे। बोनस। बोनस टू एम्प्लॉय shall be part of employee cost। ठीक है, तो बोनस टू एम्प्लॉय शेल बी पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज कॉस्ट। बोनस कैन बी, अब आपका जो बोनस है वो क्या हो सकता है? बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, स्टैचुरी, मिनिमम बोनस हो सकता है,
प्रोडक्शन बोनस हो सकता है, शेयरिंग इन प्रॉफिट के केस में हो सकता है, एक्स ग्रेशिया in lieu of bonus in lieu of bonus ex gratia इन एडिशन टू बोनस। तो कुल मिलाकर देखिएगा, पॉइंट ये है कि आप एम्प्लॉय को जो बोनस दोगे तो पूरा का पूरा आपका जो बोनस है वो किसका हिस्सा माना जाएगा, एम्प्लॉइज कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा। लिखें पॉइंट नंबर थर्ड, रेमुनरेशन पेबल टू मैनेजरियल पर्सनल टू मैनेजरियल पर्सनल इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, executive directors will be considered as पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, जो भी रेमुनरेशन मैनेजरियल पर्सन को पे होगा इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसे भी क्या माना जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। नोट, रेमुनरेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स shall not form part of employee cost।
पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पॉइंट नंबर 4, सेपरेशन कॉस्ट related to voluntary retirement, retrenchment, termination, etc. shall be amortized over the period benefiting from such cost। समझिएगा, जैसे मान लीजिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट का कंपनसेशन दिया गया है, ठीक है, तो अब कंपनी उसका बेनिफिट कितने सालों तक मानती है, उस अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। नोट, any lump sum payment under the above scheme shall be amortized normally over 5 years। and will form part of employees cost। ये लीजिए, क्लियर बिल्कुल ये पॉइंट भी। एक बार मैं वापस से यहाँ के पॉइंट आपको बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेजर एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर CAS 7, यानी CAS 7 के तहत एम्प्लॉयज कॉस्ट का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, उसकी ग्रॉस पे इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस एंड ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको लेने हैं, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू PF और अदर फंड्स भी लेना पड़ेगा,
एम्प्लॉय का उसकी ग्रॉस वेजेस में से कटता है, तो इसलिए वो अलग से नहीं जोड़ा जाएगा। सेकंड पॉइंट, बोनस। अब बोनस चाहे प्रोडक्टिविटी बोनस हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो, एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बेस्ड हो, स्टैच्यूरी मिनिमम बोनस हो, एक्स ग्रेशिया पेमेंट हो, ये सब एम्प्लॉयज कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तीसरा, जितना भी रेमुनरेशन मैनेजरियल पर्सनल को दिया जाएगा एक्सक्लूडिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो इसका पार्ट बनेगा। जितने भी सेपरेशन कॉस्ट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, उनको आपको ओवर द पीरियड क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना है, और उसे एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या बनाना है, पार्ट बनाना है। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉय कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड imputed cost, imputed cost का मतलब क्या होता है, salaries and wages to owner of owner। imputed cost कभी भी एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी। पॉइंट नंबर 6, आइडल टाइम कॉस्ट। नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब देखिएगा, आइडल टाइम हमारे पास दो तरह से हैं, एक है नॉर्मल और एक है एबनॉर्मल। देखिए, नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, टाइम लॉस्ट बिटवीन गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क,
टाइम इंटरवल between and another. इन्हें क्या माना जाता है? नॉर्मल आइडल टाइम माना जाता है। ठीक है। एबनॉर्मल आइडल टाइम में अपन क्या ले सकते हैं? पावर फेलियर, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, लॉकआउट हो जाना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अगर इसकी वजह से हमारे वर्कर खाली बैठे रहे तो ये कुछ रीजन है जो कि किस में आते हैं? एबनॉर्मल आइडल टाइम में आते हैं। दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड in cost. This will not be included in cost and charged to कॉस्टिंग पी एंड एल। इसको कहां चार्ज किया जाएगा? कॉस्टिंग पी एंड एल में माना जाएगा। दिस विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। और नॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। क्लियर? बिल्कुल। आइएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट। whenever employee cost whenever employee cost is accounted at standard cost, whenever employee cost is accounted at standard cost, variances due to normal reason shall be treated as part of employee cost.
or variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost. Point number next. Any subsidy incentive or any payment received with respect to employee cost shall be reduced from cost. Any abnormal cost shall not form part of employee cost. इसे भी एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं माना जाता है. पेनल्टीज damages paid to statutory authorities or third party shall not form
एम्प्लॉय कॉस्ट, इसे एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। Advances given to employees shall not be considered as a part of एम्प्लॉय कॉस्ट, इसे भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, any recovery from employee towards any benefit provided, any recovery from employee towards any benefit provided shall be reduced from employees cost। तो लीजिएगा, ये कुछ पॉइंट हैं जिन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉइज की कॉस्ट को मेजर करते समय।